अस्पताल के एक वार्ड में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ एक शख्स जिसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें हैं, चेहरा सिकन से भरा हुआ और जुबान पर एक ही बात कि मैं तो नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिर्फ नशे की हालत में उठाया गया एक खौफनाक कदम था या फिर इस दास्तान के पीछे कोई बहुत बड़ी गहरी प्लानिंग छिपी हुई थी। एक ही रात में एक जवान माँ और सिर्फ 45 दिन के मासूम बच्चे की सांसें अचानक थम जाती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो उनके सामने सिर्फ 2 बेजान शरीर और एक बहुत बड़ा रहस्य होता है। आखिर उस नन्हे से बच्चे की क्या गलती थी जिसने अभी ठीक से दुनिया को देखा भी नहीं था? क्या वाकई ये सब अचानक हुआ एक झगड़े का नतीजा था या फिर इसके पीछे लालच और नफरत की एक पुरानी कहानी चल रही थी? तो फिर चलिए बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं आज के इस सस्पेंस से भरी दास्तान को। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के पलवल जिले के एक शांत गांव राजपुरा से। इस गांव की गलियों में जिंदगी अपनी एक नॉर्मल रफ्तार से चल रही थी। इसी गांव का रहने वाला था सोहिल। सोहिल कोई आवारा या बेरोजगार लड़का नहीं, बल्कि वो गांव में ही अपना एक कॉमन सर्विस सेंटर चलाता था। गांव के लोग अक्सर अपने ऑनलाइन काम, डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म भरवाने के लिए सोहिल की दुकान पर आया करते थे। देखने में सोहिल एक शांत, जिम्मेदार और मेहनती इंसान लगता। लगभग 4 साल पहले सोहिल की जिंदगी में एक नया मोड़ आया जब उसकी शादी सगुप्ता नाम की एक बेहद सीधी और सुलझी हुई लड़की से हुई। सगुप्ता के परिवार वालों ने बहुत ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी सोहिल के साथ की थी। शादी के शुरुआती दिन बहुत ही अच्छे और खुशहाल बीते। दोनों अपनी नई दुनिया बसाने में लगे हुए थे। सोहिल दिन भर दुकान पर काम करता और शाम को घर लौटकर अपने परिवार के साथ वक्त बिताता। कुछ ही समय में उनकी जिंदगी में एक नन्ही परी की एंट्री हुई। उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई जिसकी उम्र अब करीब 3 साल हो चुकी थी। बेटी के आने से घर में रौनक और बढ़ गई थी। गांव वाले भी इस परिवार को एक खुशहाल फैमिली के तौर पर जानते थे। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर जो बाहर से शांत और सुंदर दिखता है उसके अंदर कई राज पनप रहे होते हैं। समय बीतता गया और साल 2024 में इस परिवार में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी। सगुप्ता ने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया जुहान। जुहान के आने से ऐसा लगा जैसे परिवार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। एक छोटी सी बेटी और एक 1.5 महीने का मासूम बेटा। किसी भी परिवार के लिए ये सबसे हसीन पल होता है, लेकिन घर के इन 4 दीवारों के पीछे कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी भनक बाहर किसी को नहीं थी। सोहिल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा था। दुकान से लौटने के बाद उसका मूड अक्सर खराब रहता। जिस इंसान को गांव वाले एक सुलझा हुआ बंदा समझते थे, घर के अंदर उसका एक अलग ही रूप सामने आ रहा था। सगुप्ता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती रही कि घर में शांति बनी रहे। वो बच्चों की देखभाल में लगी रहती और सोहिल की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती। लेकिन इसके बावजूद घर का माहौल दिन ब दिन भारी होता जा रहा था। खुशियों का जो ढोंग बाहर दुनिया को दिखाया जा रहा था, उसके पीछे तनाव की एक बहुत लंबी लकीर खींची जा चुकी थी। और फिर आया अगस्त का वो महीना जहां से इस कहानी का सबसे डरावना और सस्पेंस से भरा हुआ चैप्टर शुरू होने वाला था। 2024 की अगस्त महीने की बात है। मासूम जुहान अभी सिर्फ 45 दिनों का था। समाज में बच्चे के जन्म के बाद ननिहाल पक्ष से एक खास रस्म होती है जिसे छूचक कहा जाता है। इस फंक्शन में लड़की के मायके वाले अपनी हैसियत के हिसाब से तोहफे, कपड़े और सामान लेकर आते हैं। सगुप्ता का परिवार भी अपने नाती के इस फंक्शन की तैयारियों में लगा हुआ था, लेकिन सोहिल और उसके परिवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनकी उम्मीदें और मांगे दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सगुप्ता के परिवार का कहना है कि सोहिल के घर वाले इस छूचक के मौके पर एक महंगी स्कॉर्पियो कार की डिमांड कर रहे थे। सगुप्ता का परिवार एक आम मध्यम वर्गीय परिवार था जिन्होंने शादी के वक्त भी अपनी क्षमता से बढ़कर लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन कार जैसी बड़ी डिमांड को पूरा करना उनके लिए नामुमकिन सा था। जब सगुप्ता ने अपने ससुराल वालों को समझाने की कोशिश की तो घर में आए दिन विवाद होने लगे। 15 अगस्त का दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, उस दिन सगुप्ता के घर में एक बहुत बड़ी अप्रिय घटना घटी। बहस इतनी बढ़ गई कि सगुप्ता के साथ काफी बदसलूकी की गई और उसे जबरदस्ती उसके मायके भेज दिया गया। अल्टीमेटम साफ था कि जब तक कार का इंतजाम नहीं होगा, सगुप्ता अपने ससुराल वापस नहीं आ सकती।
मायके पहुंचकर सगुप्ता ने रोते हुए अपनी मां और परिवार को पूरी बात बताई। सगुप्ता का परिवार बेहद परेशान हो गया, लेकिन वो इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि बातचीत से हर प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। इसके बाद 17 अगस्त को गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों और सरपंच की मौजूदगी में एक पंचायत बुलाई गई। दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर बात की गई। काफी सोच विचार के बाद सगुप्ता के पिता ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए एक स्प्लिट एसी और 51,000 रुपए नगद छूचक के रूप में देने का फैसला किया। उनके परिवार की हैसियत के हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ी रकम थी। पंचायत के समझाने पर सोहिल का परिवार मान गया और 17 अगस्त की शाम सगुप्ता अपने 1.5 महीने के बच्चे जूहान और 3 साल की बेटी के साथ वापस अपने ससुराल राजपुरा चली गई। सगुप्ता के घर वालों को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनकी बेटी अपने बच्चों के साथ शांति से रहने लगेगी, लेकिन उनका ये सोचना पूरी तरह से गलत साबित हुआ। 18 अगस्त की रात सगुप्ता ने फिर से अपने मायके फोन किया और दबी जबान में बताया कि माहौल अभी भी ठीक नहीं है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है। और फिर आती है 19 अगस्त की वो मनहूस रात। देर रात के करीब 3 बज रहे थे। राजपुरा का पूरा गांव नींद की आगोश में सो रहा था। सोहिल बहुत देर से और पूरी तरह से नशे की हालत में अपने घर पहुंचता है। वो सीधे तीसरी मंजिल पर बने अपने कमरे में जाता है, जहां सगुप्ता अपने दोनों बच्चों के साथ सो रही थी। कमरे में दाखिल होते ही सोहिल और सगुप्ता के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है। ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि चीख पुकार की आवाज आने लगती है, लेकिन रात के सन्नाटे में वो आवाजें कमरे की दीवारों तक ही सीमित रह गई। अचानक कमरे के अंदर कुछ ऐसा खौफनाक घटना घटती है जिसके बाद हमेशा हमेशा के लिए सन्नाटा छा जाता है। सुबह के करीब 5:15 बजे पुलिस के पास एक फोन आता है। सूचना मिलती है कि राजपुरा गांव के एक मकान में बहुत बड़ी वारदात हो गई है। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है तो कमरे का नजारा देखकर तफ्तीश करने वाले अधिकारियों के भी होश उड़ जाती हैं। बिस्तर पर सगुप्ता और उसके 45 दिन के मासूम बेटे जूहान की सांसें थम चुकी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि सोहिल मौके पर मौजूद नहीं था। पुलिस जब आसपास छानबीन करती है तो सोहिल उन्हें घर के नीचे बुरी तरह घायल हालत में मिलता है। उसके दोनों पैर टूट चुके थे और कमर में गंभीर चोटें आई थी। पूछताछ में पता चलता है कि वारदात के बाद सोहिल अपनी ही मकान की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया था। इसके बाद पुलिस सोहिल को उठाकर अस्पताल पहुंचाती है और दोनों शवों को मोर्चरी में भिजवा देती है। अस्पताल के स्ट्रेचर पर लेटा सोहिल बार बार यही रट लगा रहा था कि वो नशे में था और उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को इस कहानी में कोई बहुत बड़े लूप होल्स और सस्पिशियस पॉइंट्स नजर आ रहे थे। अगर ये सब नशे में हुआ एक हादसा था तो सोहिल छत से क्यों कूदा? क्या वो अपनी ही जान लेना चाहता था या फिर सबूतों को भटकाने की कोशिश कर रहा था? और सबसे बड़ा सवाल कि उसने उस मासूम बच्चे को निशाना क्यों बनाया? इन्वेस्टिगेशन अब एक बेहद उलझे हुए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अस्पताल के बेड पर लेटा सोहिल जब पुलिस और मीडिया के सामने अपना बयान दे रहा था तो उसकी बातों में पछतावे से ज्यादा खुद को बचाने की एक नाकाम कोशिश नजर आ रही थी। उसने दावा किया कि वो उस रात अत्यधिक नशे की हालत में था और उसे सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। सोहिल के मुताबिक जब वो देर रात कमरे में पहुंचा तो सगुप्ता ने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई और गुस्से में आकर उसने सगुप्ता का दुपट्टा इस्तेमाल करके इस भयानक घटना को अंजाम दिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। बगल में लेटा हुआ 45 दिन का मासूम जूहान अपनी मां की आवाज सुनकर रोने लगा। सोहिल का कहना था कि उसे डर था कि बच्चे की रोने की आवाज सुनकर परिवार के बाकी लोग जाग जाएंगे, इसलिए उसने उस मासूम बच्चे की सांसें भी हमेशा हमेशा के लिए छीन ली। इसके बाद वो कहता है कि जब थोड़ा होश आया और उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है तो घबराहट के मारे वो घर की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैर और कमर में गंभीर चोट आई। लेकिन हरियाणा की पलवल पुलिस के लिए ये सिर्फ एक नशेड़ी इंसान का अचानक उठाया गया कदम नहीं बल्कि एक प्लानिंग जैसा लग रहा था। सुबह करीब 5:15 बजे जैसे ही पुलिस को राजपुरा गांव से सूचना मिली, तफ्तीश अधिकारी तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचे। कमरे का नजारा देखकर तफ्तीश करने वाले अधिकारियों को साफ समझ आ गया कि ये मामला सिर्फ एक रात के झगड़े का नहीं बल्कि इसके तार काफी गहरे जुड़े हुए हैं। पुलिस ने जब सोहिल के इस बयान की पड़ताल शुरू की तो कई बड़े सवाल खड़े हो गए। अगर सोहिल इतना ज्यादा नशे में था कि उसे अपने मासूम बच्चे पर भी दया नहीं आई तो वारदात के तुरंत बाद उसे सबूत मिटाने
और खुद को छिपाने का ख्याल कैसे आया? क्या नशे की बात सिर्फ खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था? इन्वेस्टिगेशन टीम ने हर एक एंगल से सबूत जुटाना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने सगुप्ता के मायके वालों से पूछताछ की तो इस पूरी दास्तान की एक बेहद डरावनी और कड़वी सच्चाई सामने आई। सगुप्ता की मां ने नम आंखों से ऑन कैमरा बयान देते हुए बताया कि शादी के 4 सालों में उनकी बेटी ने कभी सुख का सांस नहीं लिया। शादी के समय परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन सोहिल और उसके घर वालों का पेट कभी नहीं भरा। वो लगातार पैसे और गाड़ियों की डिमांड करते रहते। जब सगुप्ता ने दूसरे बच्चे जुहान को जन्म दिया तो छूचक के नाम पर एक महंगी स्कॉर्पियो कार की डिमांड की गई। जब गरीब परिवार ये मांग पूरा नहीं कर पाया तो 15 अगस्त को सगुप्ता के साथ मारपीट की गई और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। सगुप्ता के ऊपर उसके ससुराल वालों ने जो जो अत्याचार किए, सगुप्ता की मां ने पुलिस को सब बताया। पुलिस ने सगुप्ता के परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी सोहिल और उसके परिजनों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या की गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। कानूनी विशेषज्ञों और तफ्तीश अधिकारियों का मानना है कि नशा कभी भी किसी अपराध के लिए बचाव का बहाना नहीं बन सकता। जिस तरह से एक हंसते खेलते परिवार को खत्म किया गया और एक 45 दिन के बेकसूर बच्चे को खामोश किया गया, उसने पूरे पलवल जिले को झकझोर कर रख दिया। सगुप्ता का परिवार न्याय की आस में काफी दिनों तक अदालत के चक्कर काटते रहे और समाज से बस एक ही सवाल पूछते रहे कि आखिर कब तक लालच की वजह से मासूम जिंदगियां यूं ही कुर्बान होती रहेगी। सगुप्ता के अपराधियों के ऊपर आज भी अदालत में केस चल रही है। दोस्तों, आज के इस क्राइम स्टोरी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। इस तरह की ट्रू और सस्पेंस से भरी क्राइम स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। तारीख थी 19 जून 2020। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर के खौफ में था। तमिलनाडु के सथनकुलम टाउन में शाम के 8 बजते ही सन्नाटा पसर जाता था, क्योंकि लॉकडाउन कर्फ्यू लागू हो जाता था। उस वक्त घड़ी में समय हो रहा था 8:02। इसका मतलब कर्फ्यू शुरू हुए बस 2 मिनट ही हुए थे। फुटेज में सफेद शर्ट पहने जो शख्स आपको अपनी दुकान के बाहर खड़ा दिख रहा है, वो है 59 साल के पी जयराज। वो बिल्कुल अकेले थे और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उनकी जिंदगी किस खौफनाक मंजर का सामना करने वाली है। इसके ठीक 1 मिनट बाद 2 पुलिस वाले उनकी तरफ आते हैं, कुछ बातें करते हैं और चले जाते हैं। ये एक बेसिक सी रूटीन चेकिंग लग रही थी, लेकिन ये तो सिर्फ उस तूफान की आहट थी जो जयराज और उनके बेटे वैनिक्स की दुनिया उजाड़ने वाला था। दोस्तों, मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं इरफान रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए इस पूरे क्राइम स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। पुलिस के जाने के बाद जयराज शांत होकर फोन पर किसी से बातें करने लगते हैं, लेकिन लगभग 1.5 मिनट बाद वही पुलिस की गाड़ी सड़क पर थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। आई विटनेसेस के अनुसार गाड़ी में बैठे पुलिस वालों ने जयराज को हाथ हिलाकर अपने तरफ बुलाया। जयराज एक सीधे साधे दुकानदार थे। वो खुद चलकर उस पुलिस व्हीकल की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से सिचुएशन धीरे धीरे हाथ से निकलने लगते हैं। जैसे ही बहस शुरू होती है, एक ऑटो ड्राइवर पांडी जो ये सब देख रहा था, वो जयराज की शॉप के अंदर भागता है और उनके बेटे को ये जानकारी देता है। अचानक शोर और हंगामे की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि बहुत सारे लोग बाहर निकल आते हैं। तभी दुकान के अंदर से जयराज का 31 साल का बेटा वैनिक्स बाहर निकलता है। वैनिक्स यहाँ पर देखता है पुलिस वाले उसके पिता के साथ बदतमीजी कर रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती जीप के अंदर ठूंस रहे हैं। वैनिक्स अपने पिता की सुरक्षा के लिए जीप की तरफ दौड़ता है। उसके पीछे उसका दोस्त राजा राम भी था, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और जयराज को गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना कर दिया। इसके बाद वैनिक्स ने अपने घर वालों को फोन किया और अपनी दोस्त की बाइक लेकर सथनकुलम पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। उसे लगा कि वो वहां जाकर बात सुलझा लेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो मौत के ऐसे चक्रव्यूह में घुस रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही वैनिक्स पुलिस स्टेशन के गेट पर पहुंचता है, उसके कानों में अपने पिता की करहाने की आवाजें आती है। अंदर का नजारा देखते ही उसका खून खौल उठा। सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन उसके 59 साल के पिता को
बहुत ही बेरहमी से मार रहे थे। वेनिक्स ने फौरन बीच बचाव किया। उसने चिल्लाकर कहा, साहब मेरे पिता ने क्या किया है? उन्हें क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इन्हें। लेकिन सथनकुलम पुलिस के इन जल्लादों के लिए वेनिक्स का ये सवाल उनकी शान में गुस्ताखी सी लग रही थी। उन्हें लगा कि एक आम दुकानदार का लड़का पुलिस को सिखाएगा कि ड्यूटी कैसे की जाती है। बालकृष्णन और वहां मौजूद अन्य पुलिस वालों का ईगो 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गुस्से में आकर पुलिस स्टेशन का भारी लोहे का मेन डोर बंद कर दिया। वेनिक्स के साथ आए दोस्तों को मार पीट कर बाहर खदेड़ दिया गया। अब उस बंद कमरे में सिर्फ वेनिक्स, उसके पिता जयराज और वो दरिंदे थे। पुलिस ने वेनिक्स को भी पकड़ लिया और सबक सिखाने के नाम पर उसे भी उसी लॉकअप में धकेल दिया। ये कोई एक पल का गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी जो अब 7 घंटों के एक टॉर्चर में बदलने वाला था। रात के करीब 11:30 हुए थे। टॉर्चर पहले से ही जारी था, लेकिन जब सब इंस्पेक्टर रघु गणेश स्टेशन पहुंचा तो उस ब्रूटैलिटी का लेवल कई गुना बढ़ गया। स्टेशन का इंचार्ज इंस्पेक्टर एस श्रीधर वहां पहले से मौजूद था। वो सिर्फ वहां पर खड़ा नहीं था, बल्कि वो इस पूरी हिंसा को डायरेक्ट और कंट्रोल कर रहा था। जयराज और वेनिक्स के सारे कपड़े उतरवा दिए गए। पुलिस का मकसद सिर्फ उन्हें दर्द देना नहीं था, बल्कि उन्हें मेंटली तौर पर पूरी तरह से तोड़ना था, ताकि वो फ्यूचर में कभी भी सर उठाकर चल ना सके। जयराज और वेनिक्स को लकड़ी की एक भारी मेज पर उल्टा लेटाया गया। लाठियां उन पर इस कदर बरस रही थी कि उनकी चीखें स्टेशन से 500 मीटर दूर तालुक ऑफिस तक साफ सुनाई दे रही थी। जयराज बार बार हाथ जोड़ रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब मुझे शुगर है, मेरी ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहती है, मुझे मत मारो, मैं मर जाऊंगा। लेकिन पुलिस इसके बाद भी शांत नहीं होते। बालकृष्णन जयराज के पास झुककर मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तू सथनकुलम का बहुत बड़ा राउडी है? उसकी आवाज में नफरत और जलील करने का एक गंदा मजा साफ झलक रहा था। इस पूरी हैवानियत के दौरान स्टेशन के अंदर 2 महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद थी, स्टेशन राइटर सेल्वा कुमारी और हेड कांस्टेबल रेवती। उन्होंने वो सब देखा जो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भुला नहीं पाएंगी। जब कुछ पलों के लिए जयराज और वेनिक्स की चीखें कम पड़ती तो इंस्पेक्टर श्रीधर अपने कमरे से बाहर निकलकर चिल्लाता, क्या हुआ मुर्गन, क्या हुआ बाला, चीखें बंद क्यों हो गई? मारना बंद मत करो। ये किसी प्रोफेशनल पुलिस वाले की आवाज नहीं, बल्कि किसी साइकोपैथ की सनक लग रही थी। श्रीधर ने टॉर्चर का तरीका बदलने का हुक्म दिया। उसने कहा कि इन्हें अब नए तरीके से मेज पर लिटाकर मारो। ये उनके लिए किसी खौफनाक एंटरटेनमेंट जैसा बन चुका था। एसआई रघु गणेश का रवैया भी उतना ही घटिया था। वो उन दोनों से पूछता है, पुलिस ने मारा क्या? और उनके कुछ बोलने से पहले ही खुद कहता है, असली पिटाई तो अब शुरू होगी। सबसे खौफनाक पल वो था जब सेल्वा कुमारी ने देखा कि वेनिक्स, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, जो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, उसे मजबूर किया गया कि वो अपने ही फटे हुए कपड़ों से जमीन पर बिखरा अपना और अपने पिता का खून साफ करे। पुलिस मार भी रही थी और साथ ही साथ सबूत भी मिटा रही थी। सुबह के 3 बज चुके थे। 7 घंटे की उस लगातार टॉर्चर ने जयराज और वेनिक्स के शरीर को पूरी तरह से तोड़ दिया था। लाठियों से उनके शरीर के निचले हिस्से पर इस कदर प्रहार किया गया कि रेक्टल ब्लीडिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस समय पर पुलिस घबराने लगे, लेकिन वो अपनी गलती को मानने के बजाय और भी शातिर चाल चलने की कोशिश पर लग गए। उन्होंने जयराज और वेनिक्स के 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 बार डार्क कलर की लुंगी बदलवाई, ताकि बाहर ले जाते वक्त खून के धब्बे ना दिखे और किसी को शक ना हो। उन्होंने एक प्राइवेट गाड़ी हायर की ताकि सरकारी जीप की जांच होने पर खून के निशान ना मिले। सुबह जब उन्हें सथनकुलम गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां की डॉक्टर वेनिला ने मानवता को शर्मसार कर दिया। उन्होंने उन दोनों की बदतर हालत देखने के बावजूद बिना किसी इमरजेंसी ट्रीटमेंट के उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। इसके बाद आई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डी सर्वानंद की बारी। मैजिस्ट्रेट का फर्ज था कि वो कैदियों के चोटों को देखे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने घर की पहली मंजिल की बैल्कनी से ही हाथ हिलाकर उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। सिस्टम की हर पायदान पर इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। पुलिस ने एफआईआर में झूठी कहानी लिखी कि ये दोनों खुद जमीन पर गिर गए थे। ये साफ था कि कानून के रखवालों ने मिलकर
एक बाप बेटे का मौत का जाल बुना। 20 जून की सुबह सथनकुलम पुलिस स्टेशन के बाहर सूरज तो निकल आया था, लेकिन जयराज और वैनिक्स के लिए वो सुबह किसी एंडलेस नाइट से कम नहीं थी। रात भर के उस ब्रूटैलिटी के बाद उनका शरीर किसी मांस के लोथड़े जैसा बन चुका था। उनके पास इतने भी होश नहीं थे कि वो अपना नाम बता सके। यहाँ पर पुलिस ने एक बहुत ही कैलकुलेटेड चाल चली। नियम के मुताबिक उन्हें पास की ही किसी सब जेल में रखना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने जानबूझकर उन्हें 100 किलोमीटर दूर कोविलपट्टी सब जेल भेजने का फैसला किया। कल्पना करके देखिए, 100 किलोमीटर का वो लंबा सफर, पुलिस की खस्ताहाल जीप, उबड़ खाबड़ सड़कें और वो टूटे हुए शरीर और रिश्ते हुए घाव उन्हें मौत का एहसास करा रहे थे। रास्ते में उन्हें कोविलपट्टी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां मेडिकल इथिक्स की धज्जियां उड़ाई गई। वहां की ड्यूटी डॉक्टर वेनिला ने वो किया जिसे इतिहास क्रिमिनल नेग्लिजेंस के तौर पर याद रखेगा। जयराज और वैनिक्स के शरीर से इतना खून बह रहा था कि उनके कपड़े और बेड की चादरें बार बार बदलनी पड़ रही थी। उनका ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर तक गिर चुका था और पल्स बहुत कमजोर थे, लेकिन डॉक्टर ने बिना किसी प्रॉपर एग्जामिनेशन के सिर्फ पुलिस की धमकियां और दबाव में आकर उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया। डॉक्टर ने अपने रिपोर्ट में एक बार भी उन इंटरनल इंजुरीज का जिक्र भी नहीं किया जो साफ नजर आ रही थी। ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, बल्कि ये सिस्टम के करप्शन का वो हिस्सा था जो एक रक्षक को हैवान बना रहा था। इसके बाद उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट डी सर्वानंद के सामने पेश किया गया। वो यहाँ भारत के जुडिशियल सिस्टम का सबसे डरावना चेहरा सामने आया। कानून कहता है कि मजिस्ट्रेट को कैदी की शारीरिक हालत की जांच खुद करनी चाहिए और अगर उसे कस्टोडियल टॉर्चर का शक हो तो तुरंत इलाज का आदेश देना चाहिए। लेकिन मजिस्ट्रेट सर्वानंद ने क्या किया? वो अपने घर के फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी पर आए, नीचे खड़े लहूलुहान बाप बेटे को दूर से देखा और सिर्फ हाथ हिलाकर उन्हें रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। उन्होंने एक बार भी उन दोनों को पास बुलाकर उनके जख्म नहीं देखे और ना ही उनसे बात की। मैजिस्ट्रेट का ये रवैया जयराज और वैनिक्स की मौत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अगर उस वक्त सिस्टम के इन दो स्तंभों डॉक्टर और मैजिस्ट्रेट ने अपनी इंसानियत दिखाई होती तो शायद वो दोनों आज हमारे बीच होते। 21 जून और 22 जून की वो दो रातें कोविलपट्टी सब जेल की सबसे दर्दनाक और शर्मनाक रात थी। जेल के आधिकारिक रजिस्टर और वहां मौजूद अन्य कैदियों के बयान के अनुसार पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। जेल के कैदियों ने बताया कि जयराज और वैनिक्स ना तो बैठ पा रहे थे, ना लेट पा रहे थे और ना ही करवट ले पा रहे थे। उनकी पीठ की चमड़ी पूरी तरह से गल चुकी थी और रेक्टल ब्लीडिंग के कारण उनके सेल में चारों तरफ खून और इन्फेक्शन फैल गया था। जयराज बार बार अपने बेटे वैनिक्स का नाम पुकार रहे थे, जबकि वैनिक्स खुद अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जेल प्रशासन को सब कुछ दिख रहा था, लेकिन टॉप लेवल के आदेशों की वजह से उन्हें कोई इमरजेंसी मेडिकल हेल्प नहीं दी गई। 22 जून की शाम करीब 7:45 पर वैनिक्स की हालत अचानक बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई। उसे कोविलपट्टी गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, लेकिन तब तक उसका शरीर सेप्टिक शॉक में जा चुका था। डॉक्टरों ने पाया कि उसके शरीर में खून की भारी कमी हो चुकी थी और उसके इंटरनल ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया था। रात के 9 बजे 31 साल के उस ऊर्जावान नौजवान ने दम तोड़ दिया। अभी परिवार इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि जेल में बंद जयराज की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें भी उसी हॉस्पिटल में लाया गया जहां उनके बेटे की लाश पड़ी थी। 23 जून की सुबह 4:30 में पंक्चर्ड लंग और गहरे इन्फेक्शन की वजह से जयराज ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सिर्फ 2 मौत नहीं थी, बल्कि ये एक हंसते खेलते परिवार का सिस्टेमेटिक जेनोसाइड था। शुरुआत में पुलिस विभाग ने इस पूरे घटना पर पर्दा डालने की कोशिश की। तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने विधानसभा और मीडिया के सामने खुलेआम कहा, पिता और पुत्र की मौत बीमारी की वजह से हुई है। दूसरी ओर पुलिस ने भी अपनी झूठी थ्योरी गढ़ी कि वो भागने की कोशिश में खुद जमीन पर गिर गए थे। लेकिन सथनकुलम की जनता इस इंस्टीट्यूशनल कवर अप को बर्दाश्त नहीं करने वाली थी। सथनकुलम के सभी दुकानदारों ने हड़ताल कर दी, सड़कों को जाम कर दिया और देखते ही देखते ये विरोध पूरे तमिलनाडु और फिर पूरे देश में फैल गया। आरजे सुचित्रा के एक वीडियो ने इस पूरे केस को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया, जिसमें उन्होंने उस रात हुए टॉर्चर की एक एक बारीकी को बयां किया। लोग सड़कों पर उतर आए
और इस केस को द जॉर्ज फ्लॉयड ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली, रिकी पॉन्टिंग, शिखर धवन जैसे हजारों अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज ने #जस्टिस फॉर जयराज एंड वेनिक्स लिखकर ट्वीट किया और पुलिस की दरिंदगी की निंदा की। इस मैसिव पब्लिक आउटरीच का असर ये हुआ कि मद्रास हाईकोर्ट की मादुरे ब्रांच ने खुद इस मामले में दखल दिया। कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि अगर न्याय नहीं हुआ तो जनता का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग हो और 3 सीनियर डॉक्टरों का पैनल इसकी जांच करे, ताकि पुलिस किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना कर सके। जब सीबीआई ने इस केस की जांच अपने हाथों में ली तो सथनकुलम के पुलिस ने सारे सबूतों को मिटाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्होंने लॉकअप के फर्श को एसिड और ब्लीच से धुलवाया ताकि खून का एक भी कतरा ना मिले, लेकिन फॉरेंसिक साइंस की ताकत के आगे पुलिस के सारे हथकंडे फेल हो गए। सीबीआई की टीम जब ल्यूमिनॉल और अन्य एडवांस फॉरेंसिक टूल के साथ थाने पहुंचे तो दीवारें चिल्ला चिल्लाकर गवाही देने लगी। लॉकअप की दीवारों, टॉयलेट की दीवारों और यहाँ तक कि इंस्पेक्टर श्रीधर के कैबिन के दीवारों के पीछे से भी खून के नमूने मिले। जब इन नमूनों की डीएनए प्रोफाइलिंग की गई तो जयराज और वेनिक्स के डीएनए से 100% मैच हो गई। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये साबित हो गया कि वो लोग भागते हुए कहीं गिरे नहीं थे, बल्कि उन्हें उसी स्टेशन के अंदर बेरहमी से असॉल्ट किया गया था। सीबीआई ने वो लाठियां भी बरामद की जिन पर जयराज के स्किन टिश्यू मिले थे। इस साइंटिफिक डेटा ने पुलिस की बनाई हुई पूरी थ्योरी को फॉल्स साबित कर दिया। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसी महिला सामने आई जिसकी बहादुरी ने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। हेड कांस्टेबल रेवती। जब मैजिस्ट्रेट MS भारतीदासन जांच के लिए सथनकुलम थाने पहुंचे तो वहां का माहौल किसी युद्ध क्षेत्र जैसा था। पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट को धमका रहे थे, उनके हाथ से दस्तावेज छीन रहे थे और कांस्टेबल महाराजन ने तो मैजिस्ट्रेट के मुंह पर ही अपशब्दों की बौछार कर दी। पूरा स्टेशन मैजिस्ट्रेट के खिलाफ खड़ा था, सिवाय रेवती के। रेवती ने अपनी नौकरी, जान और परिवार की परवाह किए बिना मैजिस्ट्रेट को चुपके से सारी सच्चाई बता दी। उसने कांपते हाथों से वो डंडा दिखाए जिन पर खून लगा था। उसने गवाही दी कि कैसे रात भर उन दोनों को टॉर्चर किया गया और कैसे पुलिस वाले फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के साथ मिलकर उन पर जुल्म ढा रहे थे। रेवती ने कहा, सर, मैं अब चुप नहीं रह सकती, मेरी रूह कांपती है जब मैं उनकी चीखें याद करती हूँ। रेवती की उस एक गवाही ने 9 पुलिस वालों के खिलाफ केस को स्टील स्ट्रांग बना दिया। हाई कोर्ट ने रेवती की हिम्मत को सलाम किया और उसे विशेष सुरक्षा देने का आदेश दिया। रेवती आज भी उन लोगों के लिए एक मिसाल है जो खाकी वर्दी के अंदर रहकर भी अपने ईमान को नहीं बेचते। आखिर इस दरिंदगी की वजह क्या थी? क्या वाकई में सिर्फ 2 मिनट लेट होना इसका कारण था या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और ही थी? सथनकुलम पुलिस स्टेशन के उन अधिकारियों को लगता था कि लॉकडाउन के नाम पर उन्हें किसी को भी पीटने का लाइसेंस मिल गया है। फ्रेंड्स ऑफ पुलिस जैसे ग्रुप ने उन्हें ये गलतफहमी दे दी थी कि वे आम नागरिकों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव कर सकती हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नफरत की शुरुआत इस मामूली बहस से हुई थी, जहां एक स्वाभिमानी दुकानदार जयराज ने सिर्फ अपनी डिग्निटी बचाने की कोशिश की थी। पुलिस को लगा कि एक साधारण आदमी की हिम्मत कैसे हुई जो उन्हें टोके, और इसी अहंकार ने उन्हें बेहद हिंसक और खतरनाक बना दिया। 6 साल की लंबी थका देने वाली कानूनी कार्रवाई के बाद आखिरकार वो दिन आया, 6 अप्रैल 2026, जिसका हर भारतीय को इंतजार था। मादुरै की फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेंसस कोर्ट के जज जी मुथुकुमारन ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज को बचाने के लिए कड़े संदेश की जरूरत होती है। कोर्ट ने इंस्पेक्टर श्रीधर, SI रघु गणेश, बालकृष्णन और अन्य 6 पुलिसकर्मियों को हत्या का दोषी पाया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। हालांकि ये दोषी अब भी ऊपरी अदालतों में अपील कर रहे हैं, लेकिन सथनकुलम केस ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि सत्ता और वर्दी का नशा चाहे कितना भी हो, कानून का हाथ एक न एक दिन उन तक जरूर पहुंचता है। जयराज और वेनिक्स अभी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जस्टिस की ये कहानी हमें हमेशा याद रहेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें।